हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कक्षा 11वीं अकाउंटेंसी को समाप्त करने वाला है। इन टोटल करीब 16 टर्म्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगले 5 मिनट में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मिल जाएंगे, टेलीग्राम में है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, अपने दोस्तों को बता दो कि 5 मिनट में चैप्टर समाप्त होता है। रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका है। इन टोटल इस वीडियो के अंदर हम 16 डिफरेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टर्म उठाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इकोनॉमिक इवेंट जिसके अंदर दो पार्टीज जो है ना एक साथ आई हैं और जिसके बाद हमारे धंधे की बात शुरू हुई है। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए, मतलब पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन पैसे से रिलेटेड नहीं होता तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। अब ट्रांजैक्शन हो गया है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए बनता है सेकंड टर्म जिसको हम कहते हैं अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है कि एक प्लेस है, एक जगह है जहां पर हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर दो चीजें मैंडेटरी हैं। एक तो उस अकाउंट का नाम यानी किस व्यक्ति का है वो लिखना जरूरी है, साथ साथ में उसकी दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तीसरी टर्म जो आती है वो धंधा शुरू करने वाली टर्म जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है वो मनी या मनी वैल्यू जो कि एक बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू करने के लिए लगाई है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस। जरूरी नहीं है कि ये पैसा हो, कोई मनी वैल्यू हो सकती है, कोई एसेट हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है। अब जब पैसा लगाने के बारे में बात करते हो तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों बिल्कुल सेपरेट होते हैं। इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल, यानी कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब जब पैसा लगा दिया तो जरूरत पड़ने पे पैसा निकालेगा भी। तो चौथा पॉइंट यहां पर आता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि बिजनेसमैन ने निकाला है, विड्रॉ करा है फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम कैपिटल। जो पैसा उसने लगाया था धंधे के लिए, उसमें से जो पैसा उसने निकाल लिया, उसको पर्सनल यूज, कोई घर पे जरूरत पड़ गई, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। अब ये सब करने के बाद आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहला मुद्दा आता है आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारी टू पे। मैंने आपसे पैसा ले लिया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उसको वापस चुकाना। आपने अपने दोस्त से पैसा ले लिया तो वापस नहीं चुकाओगे, बट लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी की आपको पैसा वापस चुकाना है। लाइबिलिटी 2-3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए है। तो इसके अंदर 2 प्रकार की लाइबिलिटी होती है, एक होती है सेकंड पार्टी, एक होती है थर्ड पार्टी। यानी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर एंड टुवर्ड्स द आउटसाइडर। जो ओनर होती है उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, मेरी और फर्म की। कैपिटल भी लाइबिलिटी है। और एक होती है आउटसाइडर्स के लिए कि किसी बाहर के व्यक्ति से मैंने लोन ले लिया तो मुझे उसको पैसा चुकाना है। अगर क्लासिफिकेशन करें लाइबिलिटी का टाइम के बेसिस पे तो 2 प्रकार की लाइबिलिटी आपकी बनती है, एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जिसका पैसा आपको 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर चुकाना है। किसी से आपने लोन लिया है, 2-3 महीने में चुका दोगे। उधार पे सामान खरीदा है, 2-3 महीने में चुका दोगे। करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जिसको 1 साल के बाद चुकाना है। बैंक लोन लिया है, लॉन्ग टर्म का 1 साल के बाद चुकाएंगे। लाइबिलिटी की बात करें तो थोड़ी ताकत की बात करते हैं। 6th टर्म आती है अपनी एसेट। एसेट का मतलब होता है वो चीज जिसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है या फिर भविष्य में मिलेगा, जो मेरे लिए मनी वैल्यू का काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, टेबल, फैन, फर्नीचर, कैमरा, लैपटॉप, ये सब कुछ आपके एसेट की कैटेगरी में आते हैं। अगर एसेट को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन करंट एसेट। वो एसेट जो 1 साल से लंबे चल रहे होंगे, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब। इसके अंदर भी 2 प्रकार के एसेट हो सकते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्डिंग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल है। मशीन छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल है। नॉन टेंजिबल मतलब गुडविल, आपकी वैल्यू, कोई लीगल राइट जो आपके पास होगा। नेक्स्ट बात करते हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट जिसको 1 साल के अंदर अंदर आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपने किसी को उधार में सामान बेचा है तो बदले में वो आपको सामान दे जाएगा, इसको डेटर बोलते हैं। तीसरे प्रकार के एसेट आते हैं जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ये वो एसेट है जो एक साल में आपका खर्चा हो गया है पर भविष्य में चलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च किया है जिसका आपको फायदा अगले कुछ सालों तक मिल रहा होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 7 टर्म की जिसको अपन कहते हैं उसकी रिसिप्ट। अब रिसिप्ट का मतलब सीधा भाषा में होता है पैसा मिल गया या फिर मिलने वाला है, रोकड़ा अंदर आने वाला है। रिसिप्ट 2 प्रकार की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट डे टू डे खर्चा, डे टू डे कमाई जो होती है ना आपकी रोज की बेसिस पे, जैसे सामान बेचा पैसा आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट रोज वाला पैसा। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब कभी कभी पैसा आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीनरी पुरानी हो गई, पड़ी हुई थी, आपने उसको बेच दिया, तो ये कभी कभी आया हुआ पैसा है, इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में डालेंगे। सिमिलरली एक्सपेंडिचर पे आ जाता है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, वो खर्चा जो कि आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए, गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए किया है। अब खर्चे भी 2-3 प्रकार के हो जाएंगे, कैपिटल, रेवेन्यू और
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? ये वो खर्चा है जो कि आपने क्यों किया है? एसेट खरीदने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो खर्चा है जो कि आपने गुड्स खरीदने के लिए किया है, या फिर सैलरी देने के लिए किया है, या फिर रेंट देने के लिए किया है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी प्रकार का है जिस प्रकार से अपने फ्यूचर एसेट का पार्ट होता है, यानी वो एक्सपेंडिचर जिनका फायदा आपको आने वाले कुछ सालों तक मिल रहा होगा। अब एक्सपेंडिचर बड़ा हो गया, छोटे के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंस ये वो खर्चा है जो कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मतलब धंधा बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा है उसका कॉस्ट भी इसके अंदर काउंट होगा। अब रेसिप्ट के बारे में बात करिए, एक्सपेंस के बारे में बात करिए, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती, तो अगला आता है आपका प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट के बारे में तो हम बात करेंगे ना। तो प्रॉफिट का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि जो आप सामान बेचने के लिए बैठे हो, उन सामान को बेचने के बाद आपको कितना पैसा मिला, कितना पैसा बचा। प्रॉफिट दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है आपका डायरेक्टली कॉस्ट और सेल का बीच का मार्जिन, यानी कि सेल्स, मान लो सामान 10 का बेचा है, 8 में आपने खरीदा था, 2 रुपए का आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। इस 8 के अंदर आपकी सारी डायरेक्ट कॉस्ट भी काउंटेड है। अब इन 2 रुपए के बाद भी आपने भाई इस सामान को बेचने के लिए किसी और कॉलिंग वाले बंदे को बैठा रखा होगा, आप ऑफिस में बैठे होंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब काटने कूटने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, यानी कि सैलरी, डेप्रिसिएशन, रेंट वेंट हटाने के बाद जो बचा वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना, अकाउंट से तो प्रॉफिट और गेन में दोनों में डिफरेंस होता है। अपनी अगली टर्म आती है गेन। गेन का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कि मुझे एसेट बेचने के बाद, गुड्स बेचने के बाद जो सामान मिला है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। एसेट बेचने के बाद, कभी कभी वाला बेचने के बाद मिलता है, उसको बोलते हैं गेन। अब जब इन सब चीजों के बारे में बात करिए तो बात कर लेते हैं स्टॉक किसे कहते हैं, इन्वेंटरी किसे कहते हैं। मान लीजिए कि मेरी फोन की दुकान है, तो मेरे पास जितने भी फोन रखे हैं वो मेरा स्टॉक कहलाएगा, वो मेरा इन्वेंटरी कहलाएगा। स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब साल की शुरुआत में जितना सामान मेरे पास पड़ा है वो ओपनिंग, और साल के एंड में जितना पड़ा है वो कहलाता है क्लोजिंग। अब जब अपन ने स्टॉक की बात करी तो अगली टर्म आती है 13वां टर्म, इसको अपन बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। सिंपल सा शब्द है, ट्रेड मतलब व्यापार, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है। तो ये वो पैसा है जो मुझे व्यापार करने की वजह से, सेल करने की वजह से मिलने वाला है। याद रखिए, अब तक मिला नहीं है, मिलने वाला है। अब क्योंकि मेरे पास पैसा आएगा तो ये मेरा एसेट कहलाता है, ये करंट एसेट का एक पार्ट है। दो चीजें इसके अंदर आती है, एक आता है डेटर, एक आता है बिल रिसीवेबल। डेटर मतलब वो व्यक्ति जो मुझे पैसे देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने मुझसे उधार में सामान खरीदा है, तो डेटर मेरा एक करंट एसेट है जो मुझे पैसे दे रहा होगा। दूसरा आता है इसका बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब वो डेटर बोला कि भाई साहब आप एक सबूत के लिए एक बिल बना के मैं दे देता हूं आपको, या मैं बिल बना के उसको दे दिया, तो वो डेटर के बदले अब वो बिल के बदले पेमेंट आएगा, तो उसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। अब जब रिसीव करने की बात कर ली तो पे करने की बात कर लो, तो 14वां टर्म आता है आपका ट्रेड पेएबल, यानी व्यापार में जो पैसा मुझे देना पड़ेगा। देना क्यों पड़ेगा? उधार में सामान खरीदा है भाई आपने। तो इसके अंदर भी दो आते हैं, क्रेडिटर और बिल पेएबल। सेम वही कॉन्सेप्ट है। क्रेडिटर मतलब आपने उधार में सामान खरीदा है, पैसा दो गया, ठीक है, आपसे पैसा लेने वाला क्रेडिटर। और बिल पेएबल, अगर उसने आपको बदले में बिल दे दिया कि भाई तू बिल का पेमेंट कर दे, अब तू मेरे को, काम खत्म हो गया, तो वो क्या रहता है? बिल पेएबल। इसके बाद जब बात करें सामान बेचने खरीदने की, तो 15वें टर्म के बारे में बात करते हैं जो कि कहलाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब आप सभी को पता है, यानी कि जो पैसा हम कम करा रहे हैं। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, ट्रेड और कैश। ट्रेड का मतलब आप क्वांटिटी में सामान खरीदने गए, आपने कहीं मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदता हूं, मेरे को सस्ता दे, तो उसने 10 की बजाय 9 का दे दिया, तो ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ये किताबों में कहीं काउंट नहीं होता, आप डायरेक्टली 9 से ही एंट्री कर रहे हो। दूसरा होता है, आपने बोला पेमेंट भी मैं खटाक से कर दूंगा अभी 10 लाख रुपए की, तो उसने बोला चलो साहब आप पेमेंट कर रहे हो तो 9 की जगह 8.5 में डील डन करते हैं, तो ये 50 पैसे का डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। आप अपनी किताबों में कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, 9 माइनस 0.5 एज कैश डिस्काउंट, और फिर 8.5 की डील आप क्लोज करते हैं। ठीक है, इन सब के बाद आखिरी टर्म आपकी बच जाती है जो कि कहलाती है डेप्रिसिएशन। अब जब भी हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से उस चीज की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल, एक घड़ी है, मैंने 50,000 की खरीदी थी, आज बेचने जाऊंगा तो 30-35 हजार की बिकेगी, तो जो 15,000 रुपए का डिक्रीमेंट है, इसको यूज करने की वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अकाउंट में डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। आपकी कक्षा 11 में सबसे बड़ा चैप्टर डेप्रिसिएशन का ही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसके अंदर जो बाकी टर्म्स है वो ज्यादा काम की नहीं है, वो आप डायरेक्टली देख के समझ सकते हो, इसलिए आपका समय खराब नहीं करेंगे। पेपर की तैयारी करो, नया चैनल है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना बालकों, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नोट्स चाहिए टेलीग्राम मिल जाएंगे। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।